हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग आप सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी की जो ये क्लास चल रही है ये यूपी आर ओ 2024 का जो री एग्जाम होना है दिसंबर में उसके लिए चल रही है, आप सभी को पता ही होगा। और आपको मैं बता दूं कि अब तक आपकी लगभग 6 क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की हो चुकी हैं। और लगभग जो बाकी के बचे 1.5 महीने हैं उसमें आपके सारे सब्जेक्ट जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे सब्जेक्ट आपको मैं कवर कराऊंगा अकेले ही लेकर के। अगर मैंने ये पूरा एक कहें कि रथ यात्रा चला है तो ये मैं अकेले ही कंप्लीट कराऊंगा। और फ्रेंड्स, बस आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ा सा मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस जो है वो बहुत अहम योगदान निभाता है इस तैयारी में। और इस तैयारी में आपको सफलता दिलाने में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप आरओ एआरओ का भी एग्जाम देखें तो 2 चरण में होता है, पहले तो 3 चरण होता था बट अब 2 चरण में होता है, इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। और वहीं अगर आप यूपी पीसीएस की भी परीक्षा देखें तो वो 3 चरण में होती है, जो साफ साफ कहती है कि आपके अंदर धैर्य बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको धैर्य बनाए रखना है और जितना भी सोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे सोर्स को आपको अच्छे से बस बार बार रिवीजन करना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि पीछे की क्लास जितना भी आपको अभी तक पढ़ाया गया होगा आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपके जहन में वो क्लास बस गई होगी। ये मैं मान के चलता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि अपने ब्लड में इस तरीके से कॉन्सेप्ट विद फैक्ट तैयार करो कि वो ब्लड में आपके दौड़ती रहे, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये बात को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। फ्रेंड्स, जो हमारी छठी क्लास थी, आज हमारी 7वीं क्लास है, उस छठी क्लास में ही आपके पूरे गवर्नर, जो गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, जो ये आप नाम सुनते हैं, ये टोटल एक ही क्लास में कंप्लीट हो गया होता। बट उस दिन कुछ पीपीटी में एरर की वजह से मैंने क्लास बंद कर दिया था, तो आधे घंटे की वीडियो पड़ी हुई है क्लास 6 नंबर की। वहाँ पे भी जितना हो सकता है मैंने बना करके आपको सारी चीज़ें पढ़ा दिया है। लगभग आप लोगों ने देखा था मेरे प्यारे साथियों कि वहाँ पे हम लोगों ने कार्नवालिस तक मेन मेन कर लिया था, आज हम लोगों को वेलेस्ली से करना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स कि आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए, इसलिए कुछ पैरेलल क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपसे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना 1885 में हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय कौन था, डफरिन था। इसी तरीके से पूछ लेगा आपसे कि जब संथाल विद्रोह हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था, तो वहां पे आपको नाम बताना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको पैरेलल क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा इन गवर्नर्स की जो ये वायसराय हैं इनके टाइम पीरियड्स को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जब आप हिस्ट्री की एक टर्म्स को पढ़ रहे हैं तो उनके क्रोनोलॉजिकल टाइम पीरियड को याद रखिएगा, तो उससे आपको पकड़ने में उस क्वेश्चन को बड़े आसानी होगी, एलिमिनेट आप कर सकोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास का हम लोग श्री गणेश करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास हम लोग श्री गणेश जी का वंदन करके शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। यहाँ देखिएगा वायसराय के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे आपने पहले दिन छठे वाली क्लास के पहले वाली क्लास में रॉबर्ट क्लाइव को देखा था और ये जाना था कि किस तरीके से ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि प्लासी जैसी महत्वपूर्ण लड़ाई ये लड़ता है, उसके बाद से यही रॉबर्ट क्लाइव दोबारा क्या होता है, बंगाल का गवर्नर बनता है 1765 से 67। कब? जब वह दोबारा बक्सर की लड़ाई जो हेक्टर मुनरो करता है और उसके बाद जो संधि दो होती इलाहाबाद की, ये रॉबर्ट क्लाइव कर लेता है, तो अंग्रेज इसको रख लेते हैं। ठीक ना, ये सारी कहानी मैंने वहां बताया है। तो याद रखिएगा 2 बार ये गवर्नर बनता है बंगाल का। इसके इंपॉर्टेंस पहलू को उस दिन हम लोगों ने देख लिया था। फिर इसी तरीके से वेंसिस्टार्ट को देख लिया था, फिर वॉरेन हेस्टिंग को देखा था। 1772 से 85 में ये कुछ जो प्रमुख हम मैं नाम बताऊंगा इनको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे क्लाइव के बाद से डायरेक्ट वॉरेन हेस्टिंग नहीं आता है, बीच में कुछ और भी आते हैं बट आपको वॉरेन हेस्टिंग को ही अच्छे से देखना है। वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 टाइम पीरियड है इसका, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी आप लोगों ने उस क्लास में देख लिया था कि क्या क्या ये काम करता है। आगे की तरफ चलते हैं हमारे प्यारे साथियों, तो फिर कार्नवालिस, कार्नवालिस को भी आप सभी लोगों ने देख लिया था कि कार्नवालिस की क्या क्या इंपॉर्टेंट काम है। फिर आगे की तरफ अगर हम देखें तो सर जॉन सोर को भी आप लोगों ने देखा था। और आज जो हमारी क्लास शुरू होगी मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली से शुरू होगी। और लॉर्ड वेलेस्ली से हम लोग आज चीजों को समझेंगे और अंत के
जो माउंट बेटन है वहां तक हम लोग लेकर के चलेंगे, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग क्लास को देर न करते हुए शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपसे एक पॉइंट दिया है कि लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 इसका टाइम पीरियड रहता है, ध्यान रखिएगा। इसका उपनाम होता है बंगाल का टाइगर। क्या नाम होता है उपनाम इसका मेरे प्यारे साथियों? बंगाल का टाइगर, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बंगाल का टाइगर भी, इसको अंग्रेज इसको एक उपनाम से बोलते थे। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण सहायक संधि वाली जो बात रहेगी वो यही वेलेस्ली अप्लाई करता है। आपको मैंने पिछले क्लास में किसी क्लास में बताया भी था, जब फ्रांसीसी और अंग्रेज पढ़ा रहा था, तो आपको मैंने वहां पे कहा था कि देखो, जो ये सहायक संधि ले करके आएगा, अधिकतर सहायक संधि के लिए वेलेस्ली को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सहायक संधि का अगर आप देखोगे तो खोजकर्ता कहो या या आप उसको कह सकते हो जन्मदाता कौन माना जाता है, वो डुप्ले माना जाता है, जो फ्रांसीसी गवर्नर था। बट याद रखना कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था, इस लॉर्ड वेलेस्ली ने इस सहायक संधि को अप्लाई करना शुरू किया। इस वजह से इस लॉर्ड वेलेस्ली को हम लोग ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जन्मदाता या आविष्कार इस सहायक संधि का कौन किया, तब वेलेस्ली नहीं होगा, तब वहां पे डुप्ले हो जाएगा। अगर बाई द वे वहां डुप्ले का नाम नहीं देता है, तब आप वेलेस्ली के साथ जा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ चीजें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं उसमें आपको ये एलिमिनेशन वाली पद्धति कुछ चीजें सीखनी है कि किस तरीके से हमें जाना होता है। जैसे मान लो कि बाई द वे राम का जन्म हुआ 1601 में, सपोज दैट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि राम का जन्म कब हुआ और वहां 1602 दे दिया, या बाई द वे 1602 न दे करके 1600 दे दिया, तो एक आगे एक पीछे हम जा सकते हैं, क्योंकि 1601 अगर ना दिया हो ऑप्शन में, तो बाकी 1602 भी दे दे, 1600 भी दे दे, तब यह विवादित क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखते चले जाएंगे, और आप भी बहुत अच्छा शानदार एग्जाम हॉल में प्रदर्शन करके आओगे। इस बार आप आरओ और एआरओ की कुर्सी जरूर ले लोगे, ठीक है। यहाँ देखना, सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल टर्म्स आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सहायक संधि, देखो, भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए और फ्रांसीसियों का भय को समाप्त करने के लिए सहायक संधि स्वीकार कर किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, अंग्रेजों के द्वारा, देखना यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की शिष्टता स्थापित करने के लिए, मतलब कि अंग्रेजों की शिष्टता आ जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, फ्रांसीसी जो उस समय तक अपने वर्चस्व को फैला रहे थे, उनका भय जो भारतीय राजा हैं उनके अंदर से कम हो जाए, इसी के लिए वेलेस्ली ने यह इनकी इसकी एक आड़ में सहायक संधि स्वीकार किया। और आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करता है हैदराबाद राज 1798 ईस्वी में, टाइम नोट करिएगा। दूसरे पे मैसूर 1799 में, और तीसरे पे तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में ये सहायक संधि एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, जब आप किताब पढ़ेंगे घटना चक्र की, तो यहाँ पे मार्च लिखा हुआ है, मार्च 1799, यहाँ पे अब मई 1799 लिखा है तंजौर वाले में। अब यहाँ पे से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए कि निम्नलिखित में से सहायक संधि अपनाने वाले राज्यों का आरोही क्रम लगाइए या अवरोही क्रम लगाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं जो मैं खुद बना करके मैंने भी याद किया था। हमत अपे भोशी, ठीक ना। देखो, जितना शॉर्ट ट्रिक अगर आप कर सकते हो उतना शॉर्ट ट्रिक करो। हमत अपे भोशी, अब इसका मतलब क्या होता है? ह का मतलब याद रखना, ह का मतलब मेरे प्यारे साथी याद रखना, इस ह का मतलब आप लोग कहोगे क्या? हैदराबाद, ठीक ना। देखो, हमत अपो भोसी, यह ह का मतलब हैदराबाद कर लेना, म का मतलब मैसूर कर लेना, त का मतलब तंजौर कर लेना, अ का मतलब अवध कर लेना, पे का मतलब पेशवा कर लेना, ठीक है। हो का मतलब भोसले कर लेना, और इसी तरीके से सी का मतलब सिंधिया कर लेना। क्या कर लेना? सिंधिया।
अब डेट अगर आपको याद करना है तो ट्रिक बता दे रहा हूं, ये कभी भूलेगा नहीं। जब देखो हैदराबाद 1798 में है, उसके ठीक एक वर्ष बाद 1799 में मैसूर है। और इसी मैसूर में जब यह मार्च में होता है, और अप्रैल में आप देखेंगे कि अप्रैल 1799 में आपके तंजौर इसको एक्सेप्ट करता है, और 1801 ईस्वी में अवध, 1802 में पेशवा, जो आपने देखा था कि बाजीराव द्वितीय बसीन की संधि अंग्रेजों से करेगा, आपको मैंने पीछे क्लास में पढ़ाया था। 1803 में भोसले, और 1804 में मेरे प्यारे साथियों सिंधिया। ये कुछ इतने लोग थे जिन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। याद रखिएगा, हमत अपे भोसी, यह एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप अगर एक दो बार रिवीजन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें तैयार हो जाएंगी। और ये एक ऐसा एरिया है जहां से आपसे हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी न किसी तरीके से घुमा करके। ध्यान रखिएगा, अवध एक ऐसा राज्य था, अवध में सहायक संधि को भी स्वीकार किया। और इसी अवध पे जब डलहौजी का टाइम पीरियड आएगा तो आप देखोगे कि 1856 में जो वाजिद अली शाह था, वाजिद अली शाह, उसका एक पुत्र होता है बिरजिस कादिर, उसके ऊपर डलहौजी कुशासन का आरोप लगा करके उसको हड़प नीति के तहत हड़प भी लेता है। मतलब कि याद रखना, हड़प नीति के तहत यह अवध हड़पा भी जाता है, और सहायक संधि के तहत यहाँ पे सहायक संधि को स्वीकार भी किया जाता है। तो अवध इस नाते आपको याद रखना है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आज अपने उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हो, कभी ये अवध हुआ करता था, इसका छोटा सा हिस्सा एक नाम हुआ करता था। तो यहां से ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, इसी के टाइम पीरियड में, वेलेस्ली के टाइम पीरियड में फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में स्थापना हुआ। किस लिए? ताकि वहां आईसीएस में भर्ती युवकों के प्रशिक्षण के लिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, समझते हुए चलेंगे तो चीजों आपको रटनी नहीं पड़ेंगी। देखना, इसी वेलेस्ली के काल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो यह फोर्ट विलियम कॉलेज था मेरे प्यारे साथियों, यह प्राच्य विद्या प्राच्य विद्या का एक अध्ययन का केंद्र था। ठीक ना? यहाँ पे ही अगर आप देखेंगे तो जितनी सारी जो ऐतिहासिक किताबें भारत की थी, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे वो किसी और लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में हो, उन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता था। और उससे भारत की क्या विचारधारा है, क्या चीजें चल रही हैं, क्या यहाँ के लोगों को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं, इसको अंग्रेज समझने का प्रयास करते थे। दूसरी चीज, इसी फोर्ट विलियम कॉलेज का सन 1800 में जो खोला गया, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण काम वेलेस्ली के समय में ये किया गया कि यहाँ पे जो आईसीएस, जो अभी आप वर्तमान में देखते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसी तरीके से यहाँ पे आईसीएस पहले इनको बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जो पास करके आते थे उनके, उन युवकों को यहाँ प्रशिक्षण हम लोग देते थे। तो ध्यान रखिएगा, उन युवकों को प्रशिक्षण देने का काम अंग्रेज भारत में कहाँ करते थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में। और अगर आपसे देखा जाए तो वर्तमान समय में आप जैसे लबासना जानते हो कि भाई लबासना में जो आपका कहाँ पे है, लबासना हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। इस लबासना में आपका क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है, 1803 में लॉर्ड लेक द्वारा दिल्ली तथा आगरे पर अधिकार किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिएगा, इसी वेलेस्ली के काल में 1804 में शिशु वध प्रथा की समाप्ति की गई। दूसरी चीज, इसी 1802 में बेसिन की संधि हुई, और यह किसके साथ? पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। और इसी बेसिन की संधि के साथ आपको पता है कि क्या होता है कि जो पेशवा होते हैं वो सहायक संधि को एक्सेप्ट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी वेलेस्ली के काल में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो भी इसी वेलेस्ली के काल में हुआ।
तो आपसे कई बार क्या होता है कि कुछ युद्धों के नाम और आगे उनके गवर्नर जनरल कौन कौन उस समय तत्कालीन समय में थे ये दे देता है, आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है। तो कई बार याद रखिएगा, इसीलिए मैंने एक जगह समग्र रूप से आपको ये चीजें समराइज कर दी। इसको बस एक दो तीन बार पढ़ लीजिएगा, चीजों को समझते हुए वीडियो को एक दो बार फास्ट स्पीड में आप देख लेंगे तो आपको चीजें नहीं छूटेंगी, आप चीजों को समझ जाओगे। ध्यान रखना। अब याद रखो, सर जॉर्ज बार्लो आता है 1805 से 7 में। देखते हैं क्या ये कुछ करता है। तो ये हस्तक्षेप की नीति का पालन करता है और इसी के समय में वेल्लोर में सैनिक विद्रोह होता है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वेल्लोर, बस याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट आपके गवर्नर्स, गवर्नर जनरल और जो वायसराय हैं वही हमें देखते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 1807 से 1813 ईस्वी तक यह लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है यह कार्यकाल में रहता है। और याद रखिएगा जो रणजीत सिंह कौन, आपने देखा था कि ये वही रणजीत सिंह है जो कपूर सिंह ने क्या किया था कि मिसलों को और जो मिसल बनाए थे, जो एक में जो दो तीन भागों में सिखों को कर दिया था, उसी में जो जस्सा सिंह अहलूवालिया था वह क्या करेंगे बाद में कि वही उसी को 12 मिसल में बांट देंगे। वही जो मिसल में एक मिसल था सुकरचकिया मिसल, उसी सुकरचकिया मिसल के रणजीत सिंह थे। और याद रखिएगा इन्हीं रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की जाती है। उस समय अगर आपसे पूछेगा कि जब अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के साथ की, उस समय भारत का कौन सा गवर्नर था, तो आप कहिएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। और इसी के समय में मार्ले मिंटो सुधार भी आएगा, क्योंकि आपने देखा नहीं, सॉरी, मार्ले मिंटो सुधार इसके समय में नहीं आएगा, वो द्वितीय के समय में आएगा, 1909 में आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 1807 से 13 का टाइम पीरियड चल रहा है। तो याद रखिएगा अमृतसर की संधि मिंटो प्रथम के काल में होगी। दूसरी चीज, 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार होता है, इसके द्वारा समाप्त हो जाता है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ मैं शॉर्ट टर्म्स में बनवाता हूँ पीपीटी को। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा था कि किस तरीके से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, किस तरीके से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या आता था, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 का आया। फिर उसी तरीके से समय समय अंतराल पे धीरे धीरे कुछ नियम आते थे ब्रिटेन की संसद द्वारा, कि ताकि कंपनी क्या रहे, अपने नियमों में बंधी रहे और वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार ना कर सके, अपनी मनमानी ना कर सके। अब क्या हुआ, उसी की क्रम में 1813 का चार्टर अधिनियम आया। इसी चार्टर अधिनियम में मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया था, ध्यान रखिएगा, इसी चार्टर अधिनियम में जो 1813 का आया, इसमें चाय, अफीम और चीन, अधिकतर किताब में आपको केवल चाय और चीन लिखा होता है, अफीम भी नोट कर लीजिएगा। आरओ एआरओ का एग्जाम है भाई, बहुत डीप पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। हमेशा पेपर पीसीएस से इसका टफ होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि फैक्ट इसमें ज्यादा होते हैं। याद रखना, इसी 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि भैया अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार करेगी। उसका भारत के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त होता है, अब उसका एकाधिकार नहीं रह गया है। अब ये सारी शक्ति ब्रिटेन संसद को दे दी गई है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। इसी 1813 के चार्टर एक्ट में एक बात और आई गई कि प्रथम बार यहाँ पे ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया ताकि वो ईसाईयत धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। तो ध्यान रखना, यही जो मिंटो प्रथम था, इसी के काल में 1813 में जो चार्टर एक्ट आया, उसमें कंपनी के अधिकार को समाप्त करके और चाय, अफीम और चीन के साथ उसके व्यापार को बरकरार रखा गया। और दूसरी बात, विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियों का पहला दल भारत आया। तो या तो आपसे 1813 का चार्टर एक्ट कह के पूछ ले, या अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई ईसाइयों मिशनरियों का पहला दल भारत किस वायसराय के काल में आया, आप कहिएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम के। या पूछेगा किस चार्टर एक्ट में आया, तो आप कहिएगा 1813 में। किसके द्वारा लाया गया, मतलब कि किसके नेतृत्व में ईसाई मिशनरी आई, तो आप कहिएगा
विलियम विल्बर फोर्स के नेतृत्व में आई थी। ये मेरे प्यारे साथियों इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे लॉर्ड मिंटो प्रथम में आई थी। ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अब जैसे बच्चे का क्या होता है कि जो एक तरीके से हम देखें कि इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होता है, जो इम्पोर्टेंट पहलू होता है वो बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो अब देखो आप यहाँ पे कंपनी के कुछ नियमों को, जो रेगुलेटिंग नियम थे, उनको भी तैयार करते चल रहे हो, साथ ही साथ आप गवर्नर वायसराय को भी तैयार करते हुए चल रहे हो कि इनके समय में क्या कुछ इंपॉर्टेंट आया था, ये ध्यान रखिएगा। आइए एक बार हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे आपने देखा कि जो कार्नवालिस चाचा थे उनको सिविल सेवा का भारत में जन्मदाता माना जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ भारत में सिविल सेवा का इतिहास। क्या इतिहास था। कई बार जब आपका सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है तो आपसे यहाँ से भी एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। और दूसरी चीज, आप सिविल का ही एग्जाम दे रहे हैं एक तरीके से देखे तो। अगर आरओ एआरओ को छोड़ दो तो यूपी पीसीएस को भी हम लोग कहते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस को भी कहते हैं सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जो आपका आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है और जो भारत के लेवल पे लोक सेवा आयोग है, इनका क्या इतिहास रहा है। क्या ऐसे कोई भारतीय थे जो सबसे पहले इस एग्जाम को क्रैक किए। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को जानकारी के तौर पे भी जानना है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिएगा, कार्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था, ये भी आपने पढ़ा था पीछे पिछली क्लास में। कार्नवालिस में 1853 से प्रतियोगात्मक परीक्षा होने लगी। ये प्रारंभ में कहाँ होती थी, इंग्लैंड में, लेकिन 1923 से भारत में भी होने लगी। ध्यान रखिएगा, 1853 से इस सिविल सर्विस की परीक्षा होती थी, जो कि उसकी परीक्षा अगर भारतीयों को देना होता था तो इंग्लैंड जाते थे, ठीक है। और लेकिन 1923, इस 1923 में ही याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना होगी, तो उसी से याद रखिएगा इसी 1923 से भारत में भी ये परीक्षा कराई जाने लगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यार साथियों। प्रारंभ में इस सेवा की आयु 23 वर्ष थी। जैसे अभी आप देखेंगे तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठने के लिए ग्रेजुएशन प्लस 21 वर्ष की अवस्था हो जानी चाहिए। लेकिन उस समय क्या था कि शुरू में 23 वर्ष यहाँ पे उम्र किया गया था। लेकिन जो लॉर्ड लिटन आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि बहुत एक तरीके से निरंकुश वायसराय था, यही लॉर्ड लिटन इस आयु को घटा करके 19 वर्ष कर देता है कि नहीं, 19 वर्ष की आयु में आपको एग्जाम देना है और क्वालिफाई करना है। 1861 के इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट द्वारा भारतीयों का इस परीक्षा में चयन सुनिश्चित हो सका कि अब 1861 का जो इंडियन क्या था, सिविल सर्विसेज एक्ट आया, उसके तहत अब भारतीयों को भी इस एग्जाम में बैठने की अनुमति मिली। एचिसन कमेटी, देखिए कई कमेटी का नाम आपसे पूछ लेता है, या तो कई कमेटी दे देगा आगे उनके सन दे देगा, या तो कमेटी दे देगा वो किससे संबंध रखती है ये आपसे पूछ ले जाएगा। तो आप लोग एक एक लाइन में नोट डाउन करिएगा। एचिसन कमेटी 1886 में आया, जिसका संबंध किससे, सिविल सेवा से। सुधार से संबंधित कमेटी है जिसका गठन डफरिन ने किया था। किसने किया था, डफरिन। क्योंकि देखो 1885 के टाइम पीरियड के दौरान डफरिन वायसराय रहेगा। तो 1886 में जब यह कमेटी गठित की गई तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय डफरिन वायसराय रहा होगा और इसी ने इस एचिसन कमेटी को गठित किया। मतलब कि सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित यह कमेटी है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखें तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आता है, यह सिफारिश की गई कि अतिशीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। मतलब कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो आज आप नाम सुनते हो, उसका गठन किया जाए। यह पहली बार 1919 के किसमें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में कहा गया था। लेकिन जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम बोलिए या भारत शासन अधिनियम आया, इसी में सिफारिश किया गया कि साहब आप एक काम करिए, केंद्रीय स्तर पर एक यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एवं प्रांतीय या राज्य स्तर पर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट यूपीएससी एसपीएससी, याद रखिएगा, ठीक ना, आप स्थापना करें। अगर आपसे मान लो पूछ ले आपके एग्जाम में कि सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात किसमें की गई, आप कहेगा 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत ही कहा गया कि केंद्र में एक संघ लोक सेवा आयोग होनी चाहिए और राज्यों में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग होनी चाहिए, जिसको आप बोल देख सकते हैं स्टेट प्रोविंशियल सर्विसेज, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा।
आगे की तरफ देखें, कुछ फैक्ट्स आपसे पूछ ले जाते हैं। जैसे आपने देखा एचिसन कमेटी, उसी तरीके से यहाँ पे ली आयोग एक गठित किया गया। जैसे अभी आपने क्या देखा, एचिसन कब आया, 1886 में आया, ठीक ना, सिविल सेवा के सुधार से संबंध था। उसी तरीके से इसके बाद एक कमेटी आती है ली आयोग, जो कि 1924 में आती है, जिसमें सिविल सेवा में सुधार संबंधित यह भी कमेटी है। और इसने यह सिफारिश दी कि इंडियन सिविल सर्विस में भारतीय एवं यूरोपियों की भागीदारी 50-50 के अनुपात में हो, मतलब कि 50-50% के अनुपात में हो। यह बात किस कमेटी के द्वारा कही गई थी, ली आयोग 1924 के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे आपसे कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। याद रखिएगा, आपने क्या देखा अभी, 1861 के इंडियन सिविल सर्विस एक्ट के द्वारा भारतीयों को इस एग्जाम में बैठने की अनुमति दी गई। इसके ठीक तीसरे वर्ष 1863 में क्या होता है कि जो भारत के सबसे पहले भारतीय आईसीएस कौन होंगे, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम निकालने वाले कौन होंगे, सत्येंद्र नाथ टैगोर होंगे, ये नाम याद रखिएगा। दूसरी चीज अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम निलंबित होने वाले कलेक्टर जो कि भारतीय थे वो कौन थे, तो आप कहिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घुड़सवारी की परीक्षा, पहले घुड़सवारी की भी परीक्षा होती थी रिटन के बाद, उसको भी पास करना होता था, तो घुड़सवारी की परीक्षा कौन सा भारतीय आईसीएस की नहीं कर पाया, आप कहिएगा अरविंद घोष नहीं कर पाए। फिर इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद भी क्या किया था, इस जॉब से क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो कुछ 4-5 फैक्ट थे, ये फैक्ट आपको यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों जानना है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये आपको चीजें कुछ यहाँ पे देखनी थी, ये आपको कुछ चीजें यहाँ पे आपको तैयार रखनी थी। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं कि जो आपके यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग, जिसको आप बोलते हैं मॉक्विंस ऑफ हेस्टिंग, याद रखिएगा कि जितने भी ये कुछ गवर्नर आते हैं इनको कुछ उपनाम की भी हम लोग संज्ञा देते हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग, जिनको हम बोलते हैं मॉक्विंस ऑफ हेस्टिंग, याद रखिएगा। इसी लॉर्ड हेस्टिंग, देखो वॉरेन हेस्टिंग अलग था, वो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कुछ रॉबर्ट क्लाइव के बाद कुछ छोटे छोटे गवर्नर आते हैं उनके बाद आता है, लेकिन ये जो लॉर्ड हेस्टिंग था ये अलग है। वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों नाम अलग है, ध्यान रखना। लॉर्ड हेस्टिंग, जिसको हम लोग मॉक्विंस ऑफ हेस्टिंग्स बोलते थे, इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ। और याद रखिएगा आंग्ल नेपाल युद्ध की नेपाल युद्ध की अगर आप देखेंगे तो कहाँ खात्मा हुआ, तो संगौली की संधि से इस युद्ध का खात्मा हुआ। तो संधि और डेट याद रखिएगा, या तो आपसे आंग्ल नेपाल युद्ध और आगे आपसे ये 1814 से 16 दे सकता है मैच द फॉलोइंग में, या तो आपसे दे देगा आंग्ल नेपाल युद्ध और आगे संगौली की संधि, कहेगा मैच द फॉलोइंग करिए, ऐसे कई संधियां दे देगा। तो ध्यान रखिएगा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के बहुत फेवरेट हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिंडारियों का दमन हुआ टॉमस हिस्लोप के साथ मिलकर के। ध्यान रखिएगा जो ये लॉर्ड हेस्टिंग, अभी आप वहां वॉरेन हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं। लॉर्ड हेस्टिंग यहाँ पिंडारियों का दमन होता है। भाई मेरे पिंडारी क्या है, एक्चुअली में होता क्या था कि जो यह आपका भारत वाला हिस्सा है, तो आपने देखा कि मराठा ये पूरा अटक से कटक तक की बात कर रहे थे, तो यहीं वाले एरिया में पिंडारी हुआ करते थे। तो ये मराठा उनको कहते थे कि तुम लूटो और लूट करके चीजें ले आओ, हम तुम्हें वेतन देंगे। तो ये सिर्फ लूट का काम करते थे। और पिंडारी में अधिकतर मुस्लिम थे, और इसमें कोई जरूरी नहीं था कि मुस्लिम ही केवल रहें, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल थे। इनका काम ही था लूटपाट करना। अब अंग्रेज जब इस चीज से परेशान हो गए थे, तो ये पिंडारियों का जो दमन होगा, जो इनको दबाया जाएगा, वह इसी लॉर्ड हेस्टिंग के काल में दबाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, मराठा संघ का यहीं पे अंत हो जाता है। तो याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, वॉरेन हेस्टिंग को समझ लेते हैं, नहीं लॉर्ड हेस्टिंग होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में वॉरेन और लॉर्ड दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है। फिर आप देखेंगे तो नेपाल के साथ गोरखा युद्ध होता है। फिर तीसरी बात, रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी किसके काल में, इसी लॉर्ड जो आपका हेस्टिंग था इसी के काल में शुरुआत होता है। और अगली बात होगी कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हिंदू कॉलेज की स्थापना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों समझ लीजिएगा, आगे की तरफ तो हम लोग चीजों को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे मान लो यह जो आपका एक गोला है, ठीक है, यह आपका क्या है, एक गोला है,
और इसमें देखिएगा 3 हिस्सा मैं कर रहा हूं, आप लोगों को नहीं तैयार होगा तो सीधे तैयार कर लीजिएगा। ये है 51%, ये है आपका 30%, और ये है आपका 19%। थोड़ा सा आप लोग यहाँ चीजों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे तो जो यह 30% वाला हिस्सा है यह महालवाड़ी है, ठीक ना। अभी मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। उसी तरीके से यह जो 19% वाला हिस्सा है यह अस्थाई बंदोबस्त है। क्या है? अस्थाई बंदोबस्त है। और उसी तरीके से 51% वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त हम लोग बोलेंगे। मतलब कि याद रखिएगा, जैसे मान लो सपोज दैट यह भारत का आपके मैप है, यह भारत का आपके एक छोटा सा मान लो यह मैप है। इस भारत के मैप में जहां जहां ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र था उस क्षेत्र पे क्या हुआ था, यह टोटल व्यवस्था लागू की गई थी। अब मान लो कि सपोज दैट अगर आपसे पूछे कि बताओ अस्थाई बंदोबस्त कब आया, आप कहिएगा 1793 में आया। कौन लेकर के आया? कार्नवालिस चाचा लेकर के आए। कौन ले आया? कार्नवालिस चाचा लेकर के आए। चलो, अगर आपसे पूछेगा कि महालवाड़ी और रैयतवाड़ी, तो आपने पढ़ा कि जो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर था इसके काल में आया। बट इनको ले आने का श्रेय किसी और को जाता है। आपसे अगर गवर्नर पूछे तो उसके काल में आ रहा है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि वही सब कुछ लेकर के आएगा। तो याद रखना, अगर आप देखोगे तो 1822 में मेरे प्यारे साथियों हॉल्ट मैकेंजी नामक एक आदमी था। हॉल्ट मैकेंजी, इसने महालवाड़ी व्यवस्था ले आई थी। और अगर आप देखोगे तो जो रैयतवाड़ी व्यवस्था होगी इसको सर टामस अगर आप देखोगे तो सर टामस मुनरो, जो उस समय का तत्कालीन कौन था, मद्रास का गवर्नर था, यह क्या करेगा, इस रैयतवाड़ी बंदोबस्त को 1820 में लेकर के आएगा। ठीक ना? कब लेकर के आएगा? 1820 में लेकर के। ठीक ना? तो अगर आपसे पूछे गवर्नर कौन था उस समय जब ये आया, तो आपको बताना है यहाँ पे रैयतवाड़ी महालवाड़ी के लिए लॉर्ड हेस्टिंग और स्थायी बंदोबस्त के लिए कार्नवालिस। याद रखिएगा, ये पूरे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पे 51% हिस्से पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। पूरे ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्र में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। और पूरे 19% क्षेत्र पे स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि अस्थाई बंदोबस्त जो थी इसमें क्या होता था कि जिम्मेदारों को रख दिया जाता था, एक अस्थाई बंदोबस्त कर दिया जाता था, इतना फिक्स्ड अमाउंट कर दिया था, उतना देना है। अब जमींदार क्या करते थे, इस अस्थाई बंदोबस्त में कहा गया था कि 1/10 भाग जो होगा यह जमींदार खुद रखेंगे, 11/10 भाग हमें सॉरी 1/10 भाग अंग्रेजों को पहुंचाएंगे, 11/10 भाग वो खुद रखेंगे। लेकिन अब जमींदार यहाँ लालची प्रवृत्ति का हो गया और उसने उस 11/10 की पूर्ति को और अधिक करने के लिए काफी लोगों का शोषण किया। धीरे धीरे फिर ये चीजें बंद हुई। फिर आपका यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आया कौन सा, याद रखिएगा, महालवाड़ी, सॉरी रैयतवाड़ी नहीं, महालवाड़ी। ठीक ना? महालवाड़ी आया। इस महालवाड़ी में क्या हुआ कि अब गांवों का जो एक प्रमुख व्यक्ति होगा वह टैक्स ले जा करके क्या करेगा, अंग्रेजों को देगा। बट वो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार करने लगा। तब आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें अब सरकार सीधे किसानों से क्या करती है कि टैक्स लेना शुरू कर देती है। ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब देखिएगा यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। कौन आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको हम लोग देख लेते हैं। इनके काल में क्या क्या होता है। 1828 से 35 का काल होता है इनका, ध्यान रखिएगा। पहले मद्रास का गवर्नर था। वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह इसी के काल में हुआ। सती प्रथा का अंत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 1829 में सती प्रथा का जो अंत होता है यह इसी के काल में होता है। याद रखिएगा, नियम 17 के द्वारा प्रारंभ में केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को खत्म किया गया था। तो रोमन अंक में भी आपसे दे सकता है और यहाँ पे आपसे अंक में भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, 1829 में।
किस गवर्नर के काल में आप कहिएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का पहला गवर्नर बना उसी के काल में हुआ। और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और किस नियम के तहत इसको खत्म किया गया? तो नियम 17 के तहत। और सबसे पहले इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से खत्म किया गया, क्योंकि वहीं पे यह एक बड़ा क्षेत्र था, धर्म को लेकर के यहीं पे बहुत सारी चीजें आडंबर युक्त थी। फिर इसी के काल में, इसी विलियम बेंटिक के काल में ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसी ठगी प्रथा का अंत के लिए कर्नल स्लीमैन को जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना? इस तरीके से आपको चीजों को देखना है। अब 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, इस 1833 का चार्टर एक्ट भी किसके काल में आया? इसी विलियम बेंटिक के काल में आएगा। याद रखना, बंगाल का गवर्नर जनरल अब इसी चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन कहलाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक कहलाएगा। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम तथा कार्यालयी भाषा बनाया गया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय रियासतों के प्रति बेंटिक ने अव्यवस्था का आरोप लगा करके 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने राज्यों में मिला लिया। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि भारतीय रियासतों की अव्यवस्था के कारण बेंटिक ने किन दो जगहों को, किन दो राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया? आप कहिएगा कि 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग तथा कछार को इसने अपने राज्य में मिला लिया। यह ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, बेंटिक ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति, जिसको डिविजनल कमिश्नर के रूप में बोलते हैं, करना शुरू किया। दासता उन्मूलन अधिनियम इसी के समय में 1833 में ही पास हुआ। फिर 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में इस दासता अधिनियम का क्या किया गया? क्रियान्वयन किया गया। पास तो हो गया था 1833 में इसी के काल में, लेकिन इसको कब लागू किया गया, इसका क्रियान्वयन कब किया गया? लॉर्ड एलनबरो के काल में। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध भी इसी विलियम बेंटिक के ही काल में लगाया गया। नर बलि प्रथा का भी अंत इसी के काल में किया गया। बेंटिक के समय ही 1834 में वर्तमान उत्तर प्रदेश का लगभग संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और आगरा को एक नई प्रेसिडेंसी बना दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ का देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। 1835 से 36 इसका टाइम पीरियड है, सिर्फ 1 वर्ष के लिए होता है। इसी चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे समझ लीजिएगा, मुक्तिदाता मतलब कि स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता मतलब कि जो भारतीय प्रेस होंगे उनकी अब स्वतंत्रता है, वह कुछ भी छाप सकते हैं। यह चार्ल्स मेटकाफ जो था, यह बड़ा ही उदारवादी था प्रेस के प्रति। ध्यान रखिएगा, प्रेस के प्रति थोड़ा उदारवादी भारत का गवर्नर जनरल था। इसीलिए इसको, चार्ल्स मेटकाफ को, भारतीय पत्रकारिता का मुक्तिदाता या भारतीय पत्रकारिता को स्वतंत्रता दिलाने वाला कहा जाता है। ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड को देख लेते हैं, 1836 से 42 में, इसके बाद आएगा। ठीक है ना? यहां देखिएगा, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जिसमें अंग्रेज पहली बार क्या होते हैं? पराजय होते हैं। अभी तक हर युद्ध में अंग्रेज जीत रहा है, लेकिन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऐसा था जिसमें अंग्रेजों की पराजय हुई। आपसे पूछ लेगा कि बताओ ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें अंग्रेज पराजित हो गए? ऐसे क्यों? क्योंकि भाई अंग्रेज जल्दी पराजित होते नहीं थे। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान। ठीक है, त्रिपक्षीय संधि हुई थी, जो जिसमें आप याद रखिएगा, शाह सुजा था अफगानिस्तान का शासक, रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे, और अंग्रेज, इन तीनों लोगों के मध्य याद रखिएगा त्रिपक्षीय संधि हुई थी। और जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के ही काल में त्रिपक्षीय संघर्ष जो संधि होगी, यह इन्हीं के काल में होगी। इसी समय शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड रख दिया गया था। याद रखिएगा, जो आपने देखा होगा, आप पढ़े होंगे कि शेरशाह सूरी को जीटी रोड का एक तरीके से निर्माणकर्ता माना जाता है। अशोक के समय से ही ये जीटी रोड बनते चला आया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने उस पर अपना एक तरीके से योगदान ले लिया। इसी शेरशाह सूरी मार्ग का याद रखिएगा नाम बदल करके जीटी रोड रखा गया। जीटी रोड कब? याद रखिएगा, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। जो आज आप देखते होंगे, शहरों से जाते होंगे तो कहते होंगे ये तो जीटी रोड है, ये वही जीटी रोड था जिसको अशोक के समय से ही बनाया जा रहा था, लेकिन शेरशाह सूरी अपना नाम दे देता है, थोड़ा सा निर्माण उसका
ऐसा माना जाता है, कई किताबों में लिखा गया अशोक ने उसको बनवाया था उस जीटी रोड को, बट शेरशाह सूरी ने उसका थोड़ा मरम्मत करवा के अपने नाम रख दिया। और फिर लॉर्ड ऑकलैंड के समय में क्या होता है, इसी का नाम शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड कर दिया जाता है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 के समय में आता है। इसके समय में क्या था, सिंध का विलय 1843 में हो जाता है, चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। याद रखिएगा, सिंध का जो विलय होता है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 में, किसके, लॉर्ड एलनबरो के काल में हो जाता है। दास प्रथा का अंत अभी आपने देखा कि विलियम बेंटिक के समय में वो पास हो चुका था, लेकिन उसका अंत होता है एलनबरो के समय में 1843 में, अधिनियम 5 के तहत। ठीक है, फिर आगे की तरफ देखिएगा, सोमनाथ का दरवाजा भारत लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति होती है इसी एलनबरो के समय में, जिसमें अंग्रेज पहली बार हारे थे। इसके काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि किस गवर्नर जनरल के काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है, आप कहिएगा कि इसको कहा जाता है, तो आपके लॉर्ड एलनबरो के काल को कहा जाता है। अब यहाँ देखो, एक हार्डिंग द्वितीय, एक हार्डिंग प्रथम आएगा। तो यह लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है, जो 44 से 48 4 वर्षों के लिए आएगा भारत का गवर्नर जनरल बन के। इसके समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 हुआ था, जिस सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। नरबलि प्रथा का अंत, खोड़ जनजाति में प्रचलित जो नरबलि प्रथा थी, जो नर की बलि चढ़ाई जाती थी, उसका अंत किया गया कैंपबेल की नियुक्ति में। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी को, जो यहाँ पे 1848 से 56 तक क्या करेगा, भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पंजाब का राज्य का जो विलय होगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 1848 से 49 में, इसी डलहौजी के काल में इसका विलय होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, वर्मा पे जो आप आधुनिक म्यांमार जो नाम सुनते हैं, इसी उसको पहले वर्मा बोलते थे। वर्मा का अधिग्रहण द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852 में हो सिख समय में। सिक्किम के कुछ भाग को भारत में मिला लिया गया इसी के काल में। याद रखिएगा, हड़प या विलय या व्यक्तिगत नीति, जो सर्वाधिक चर्चित इस नीति द्वारा राज्यों को मिलाने का क्रम देख लीजिएगा कि कैसे इसका क्रम मिलाया गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सतारा को 1848 में इस हड़प नीति के तहत मिलाया गया, जब उस समय वहां के शासक कौन थे, राजा अप्पा साहब। देखो, अभी तक यहाँ से शासक नहीं पूछा गया है, लेकिन यहाँ से क्रोनोलॉजिकल और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे शासक का नाम दे दिया। आपको क्या मैं कह रहा हूँ, आपको कहीं खोजने की जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से एग्जामिनर सोच सकता है, वैसे मैं सोच करके आपके लिए नोट्स बनवा करके चीजों को पढ़ा रहा हूँ। मान लो आपसे शासक पूछ ले, तो शासक अब तैयार रखो। ठीक है, तो 1848 ईस्वी में इसको हड़पा गया। उस समय वहां के शासक राजा अप्पा साहब थे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट को ही जानो शासक का नाम। दूसरा था जैतपुर, 1849 में इसे हड़पा गया। तीसरा संभलपुर, 1849 में, इसे भी हड़प नीति के तहत हड़पा गया। चौथा है बघाट, बघाट 1850 में। याद रखना, यही एक कैनिंग जो होता है वायसराय, जो अभी आपका भारत का पहला वायसराय बनेगा, कैनिंग ने सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, 1850 में जिस बाघाट को हड़प नीति के तहत मिलाया गया था, इसको लौटा देता है। आपसे पूछ लेगा एक नया क्वेश्चन कि हड़प नीति के तहत किस एक राज्य को कैनिंग ने लौटा दिया था, तो आप कहिएगा बघाट को। या पूछ सकता है कि किस वायसराय ने बघाट को लौटा दिया था, तो आप कहिएगा कैनिंग। कैसे भी पूछे, आप लोग यहाँ क्वेश्चन बता सकते हैं। पांचवा देखिएगा, झांसी को इसने 1853 में, शासक उस समय गंगाधर राव थे, उन्हीं के समय में इसने हड़प नीति के तहत हड़प लिया था। ठीक है, इसी का आप देखेंगे दत्तक पुत्र को लेकर के 1857 में क्या होगा, रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में भाग लेंगी। छठा था नागपुर, 1854 में इसको मिलाया गया, रघु जी तृतीय के नेतृत्व में। उस समय वो वहां के बादशाह थे। सतवां देखिएगा, अवध 1856 में, उस समय शासक था वाजिद अली शाह, और आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इसको कुशासन का आरोप लगा दिया गया। अभी तक अधिकतर लोग करते हैं कि डलहौजी ने 1856 में कुशासन का आरोप वाजिद अली शाह पे लगाया और अवध को कब्जिया लिया। आपसे एक नया क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसकी रिपोर्ट देने पे, कौन रिपोर्ट दिया था कि साहब अब यहाँ अवध में जो है यह तरीके से प्रशासन सही से नहीं चल पा रहा है, इसको हड़प नीति के तहत शामिल करिए, तो आउटरम ने। ठीक है ना, तो ये आपको कुछ याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसका एक नाम आपको ट्रिक याद कर लेना है, जो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे, सजय संभज।
सजय संभज। इससे क्या होगा, आपको सन उन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें तैयार हो जाएंगी, ठीक है ना। न अब यहाँ देखो, आपका सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर। स से सतारा, ज से जैतपुर, स से संबलपुर, ब से बघाट, झ से झांसी, न से नागपुर, अ से अवध। मतलब सजय संभज न, ये आपको एक ट्रिक याद कर लेना है, ताकि अगर आपसे आरोही या अवरोही कोई क्रम पूछा जाए तो आप लोग इसको कर सको, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो आगे की तरफ चलते हैं हमारे प्यारे साथियों। अब देख लेते हैं कि इसी के समय में और क्या क्या हुआ था इस डलहौजी के काल में। याद रखना, एक बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि गवर्नर जनरल के कार्य के बोझ को कम करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल इसी के काल में बनाया जाता है। फिर सेना में सुधार किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, कलकत्ता से तोपखाने का कार्यालय, सैन्य कार्यालय शिमला और तोपखाना मेरठ में शिफ्ट किया गया। शिमला जो आप देखते हैं अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, क्योंकि भाई गर्मी नहीं सह पाते हैं अंग्रेज। अभी आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का अगर एक व्यक्ति है और वह गर्मियों में दिल्ली जैसे शहर में आ जाए तो उसकी जो स्किन होती है इतनी गोरी होती है कि उस पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, मतलब वो सहन नहीं कर पाता है। तो सोचो, अंग्रेज नहीं सहन कर पाते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मी में शिमला भाग जाते थे, ठंडी में इधर चले जाते थे, तो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी शिमला में बनाया गया इसी डलहौजी के ही काल में बनाया गया, ठीक है। 1854 का वुड डिस्पैच भी इसी डलहौजी के काल में आएगा। आगे हम लोग वुड डिस्पैच पढ़ेंगे। वुड डिस्पैच क्या होता था आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से था, जो उच्चतर शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाए, इसी की बात थी। ये वुड डिस्पैच आगे हम लोग देखेंगे, ये इसी डलहौजी के काल में लागू होता है। प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाने के बीच में 1853 में बिछाई गई थी। देखना 2018 या 19 में यह क्वेश्चन आ गया था और पूछा था कि बताओ, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई, और बंबई से पुणे दे दिया था एक ऑप्शन में। अधिकतर लोग 99% लोग थाने की जगह पुणे लगा के आए थे। तो इसीलिए कहता हूँ, आसान चीजों को, क्वेश्चन को भी सही करना है आपको। आसान को गलत अगर आप करना छोड़ दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। डाक सुधार, पहली बार डाक टिकट तार का प्रचलन इसी के काल में हुआ, डलहौजी के ही काल में। फिर पीडब्ल्यूडी, जिसको आप देखते हो सार्वजनिक निर्माण विभाग बोलते हो, जो आज के समय में आप सुनते होगे, वह भी इसी डलहौजी के काल में ही शुरू किया गया था, की स्थापना हुई थी। फिर आप देखोगे तो भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोला गया। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में इसी के काल में की जाएगी। इनाम कमीशन की स्थापना की जाएगी। और इनाम कमीशन था क्या भाई, देख लेना, भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाने के लिए। मतलब कि जो भूमि कर रहित, जहां पे टैक्स नहीं है, उसे जागीरों का पता लगाने के लिए इनाम कमीशन को गठित किया गया। पोस्ट ऑफिस एक्ट एवं डाक टिकट का प्रचलन भी इसी डलहौजी के काल में हुआ। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना, भी आपने क्या देखा था 1935 के शासन अधिनियम में बोला गया था कि लोक सेवा आयोग होना चाहिए, केंद्र के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होना चाहिए। और मॉन्टेग्यू चमस्फोर्ड में आपने देखा था कि केंद्रीय स्तर पर एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए। वही लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी डलहौजी के काल में होगी। कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा होगा। सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी इसी डलहौजी के काल में, ये आपको ध्यान रखना है। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1856 लागू होगा। और 1856 का जो चार्टर एक्ट आएगा वह भी इसी के टाइम पे आएगा। और इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा, संथाल विद्रोह जो था, यह संथाल विद्रोह डलहौजी के ही काल में होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि कूका विद्रोह किसके काल में हुआ, मुंडा विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ, संथाल विद्रोह तो आप कहिएगा संथाल विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जितने भी गवर्नर, बंगाल के गवर्नर से लेकर के जो आपके भारत का गवर्नर जनरल होता है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कल वाली क्लास में हम जो भारत का वायसराय, क्योंकि बीच में 1857 की क्रांति होगी, जैसे इसको दबाई जाएगी फिर इसी भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोला जाने लगेगा। तो ये हम भारत के वायसराय को कल पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है यहाँ पे, मुझे भी हर सेवा टाइप का लग रहा है, मतलब कि लग रहा है कि थोड़ा सा तबीयत खराब होगा। तो यहीं पे आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों लोगों का प्यार आ रहा है, और भी ऐसे ही प्यार आप लोग आगे की तरफ बरसाते रहिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस तरीके से आपके क्रैश कोर्स को ख़त्म करूंगा, ये आप एक बार बस अपने आप को मुझे सौंप दीजिए और मेरे पे विश्वास कर लीजिए, ठीक है। पेशेंस रखिएगा और चीज़ों को बार बार रिवाइज करिएगा। आपको सारे 10-12 किताबों का फैक्ट एक ही जगह दे रहा हूँ।
ये आपको ध्यान रखना है। तब तक के लिए हम लोग यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं कल फिर से सेम टाइम सेम चैनल, ब्रेक के बाद शाम में 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। बड़ों को नमस्ते, छोटे लोगों को सब भी नमस्ते, और गुड नाइट मेरे प्यारे साथियों। थैंक यू।